सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आ जाइए, जल्दी आइए। अब जो हम करेंगे ना, वो क्या करेंगे अभी, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को। अब जो मैं आपको पीछे है ना वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। हम आपको स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंप्लीट करवा चुका हूँ। उसके क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। अब जो हमको स्टार्ट करना वो देखिए क्या है, मैं आपको उसका क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, ठीक है। अब जो हमको स्टार्ट करना है ना वो क्या भी, वो है हमारा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। चलिए ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट मैं करके दिखा देता हूं। हमने पीछे क्या किया भाई, मैं पहले पीछे वाली रिएक्शन बता देता हूं आपको। हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में किया था वो क्या क्या था, मेटल के साथ लिगैंड रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था लिगैंड, और मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स बन रहा था। फिर इस प्रोडक्ट के साथ हमारा अदर एक और लिगैंड रिएक्ट कर रहा था, और हमारा क्या बन रहा था, Ml2। फिर इस प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन कर रहा था हमारा अदर एक और लिगैंड, सेम लिगैंड ही रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, सेम ही लिगैंड बार बार रिएक्ट कर रहा है एक के साथ, और डिफरेंट भी कर सकते हैं अभी हम डिफरेंट लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पर क्या था, MlN-1 N+L, ठीक है, ओके, Kn, और क्या बन रहा था भाई यहाँ पर MlN, यही बन रहा था ना MlN, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए हम आपको क्या करवाएंगे, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट में क्या होगा, हम भाई ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट में जनरली क्या करेंगे, हम ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट का जो रिलेशन होगा ना, उससे हम ये जो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट नहीं है, इन स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट को ऐड करके या मल्टीप्लाई करके एक ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालेंगे इन कंप्लीट रिएक्शंस का। ये जो मैंने अभी आपको स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट की कुछ एक रिएक्शन लिखवाई थी अभी, इन सभी को मल्टीप्लाई करके एक ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि एक ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद, वो हम रिलेशन में निकालेंगे। लेकिन उस रिलेशन से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और इसमें डिफरेंस क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट में क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए आप ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट में कुछ नहीं भाई, रिएक्शन समझ लीजिए आप भाई। रिएक्शंस में क्या होता है भाई, मेटल रिएक्ट विद लिगैंड। भाई ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को जो हम डिफाइन करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो बीटा से करते हैं। याद रखिएगा, जो हमारा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय द बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या बना भाई, मेटल लिगैंड, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा सेकंड में क्या है, वहां पीछे मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या करा था, प्रोडक्ट को अगेन रिएक्ट करवा था लिगैंड से। प्रोडक्ट को, ये जो प्रोडक्ट ना, इस प्रोडक्ट को रिएक्ट करवा रहा था ना, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, मेटल ही 2 लिगैंड से रिएक्ट करके दिखाएंगे हमने एक लिगैंड से रिएक्ट कर लिया, एक लिगैंड से मेटल को रिएक्ट करा दिया। अब सेकंड रिएक्शन में क्या कराएंगे, हम मेटल को 2 लिगैंड से रिएक्ट करके दिखाएंगे, ठीक है, ओके। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है भाई। ये बन गया Ml2। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, हम मेटल रिएक्ट विथ 3 लिगैंड। बस यही है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट में, कुछ नहीं, बस रिएक्शन मैकेनिज्म समझिए आप। उसके बाद मैं ये भी बताता हूं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, M+NL बीटा N MlN, बस और कुछ नहीं है यहां पर। यही है भाई जो हमारा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है, उसमें ये इस टाइप से रिएक्शंस करवाई जाएंगी। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट में आप बस इस टाइप से रिएक्शन मैकेनिज्म, ये स्टेप्स लिख लेना, और इनके भाई हर एक के ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखो, हर एक के ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखो, जैसे कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे थे। क्या भाई B1 यहां पर क्या होगा, Ml मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय मेटल और लिगैंड, यही होगा ना। उसके बाद B2 क्या होगा भाई, Ml2 डिवाइडेड बाय, अब यहां पर एक डिफरेंस आएगा, बस एक डिफरेंस यहां पर क्या आ गया भाई, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो रहा था उसमें क्या हो रहा था, K2 में Ml2 डिवाइडेड बाय Ml और L, इस टाइप से हो रहा था ना, यही तो हो रहा था वहां पर, क्योंकि वहां पर हम प्रोडक्ट से अगेन रिएक्ट हो रहे थे लिगैंड को। तो हमारे रिएक्टेंट कौन कौन से थे भाई, K2 में Ml और लिगैंड। यहां पर क्या होगा, यहां पर आप देख ही सकते हो, यहां पर हम स्टोइचियोमेट्री को पावर पर लेके जा रहे हैं। रिएक्टेंट में स्टोइचियोमेट्री जो वो पावर में ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। मैं इसको इस टाइप से भी शो कर सकता हूं, और इस टाइप से भी, इसको मैं पावर में भी ले जा सकता हूं स्टोइचियोमेट्री को, ठीक है, ओके। तो यहां पर देखिए क्या हुआ है भाई, यहां पर सिर्फ जब हमने ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाला, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, तो उसमें यही डिफरेंस आया ओनली, बस यही डिफरेंस देख लीजिए। Ml2 सेम है
रिएक्टेंट में हमने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो लिखा है उसमें जब ये ही डिफरेंस ओनली जो हमने रिएक्शंस मैकेनिज्म किए स्टेप किए उसमें डिफरेंस देख लेना आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और इसमें क्या डिफरेंस आएगा। बस ये देखने के बाद आप सब्जेक्टिव जो पेपर है आपके उनमें आराम से इसको अटेम्प्ट कर दोगे। ये सब्जेक्टिव पेपर में आएगा, ये ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और कहीं पर नहीं आएगा। इसमें से अगर आपको पूछा जाएगा ना तो मैं अभी बताता हूं, अभी 1 मिनट वेट कीजिएगा, बस मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं फिर बताता हूं यहां से क्या क्वेश्चन आएगा। फिर अभी बताता हूं मैं आपको यहां से क्या क्वेश्चन आने वाला है। बीटा एन ठीक है, ये हमारे पास क्या बन के निकल के आ गया भाई, ये हमारे पास ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट निकल के आ गया, कंप्लीट ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। इस प्रकार से हम ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को। और मैं आपको बता देता हूं यहां पर जो रिलेशन में वैल्यू आएगी, अब हम रिलेशन निकाल के देखेंगे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फॉर्मेशन कांस्टेंट इन दोनों का। अब भाई निकालिए, आ जाइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए। आपके जो सब्जेक्टिव पेपर आए ना, सब्जेक्टिव जो एग्जाम हो गए एमएससी फर्स्ट ईयर के और जो हमारे बीएससी फाइनल ईयर वाले हैं उनके, तो उनमें आप ध्यान रखिएगा आपसे क्या पूछा जाएगा भाई, आपसे पूछा जाएगा भाई वो बताइए आप स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड रिलेशन बिटवीन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपको कुछ नहीं, सबसे पहले तो आपको जो मैंने स्टार्टिंग में स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट कराया वो, उसके बाद आप लिखना ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट करने के बाद दोनों का रिलेशन लिख देना। अब मैं आपको इसका रिलेशन बताता हूं, रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन देखना इसका क्या आएगा भाई। और रिलेशन मैं बता देता हूं आपको, जो सबसे लास्ट वाला ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, इसमें सबसे लास्ट वाला bn था ना, bn से पहले कौन सा था, bn तो हमने कुछ भी लिख दिया भाई, bn मतलब n टाइप n तक जा सकती है, लेकिन उससे पहले कौन सा था, 3 था ना, तो b3, हम b3 तक निकालेंगे, हम ओनली b3 तक ही फाइंड आउट करेंगे। हम जो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट रिलेशन में निकालेंगे ना, वो कितना निकालेंगे, k3 तक, k1 से k3 तक। हम जो रिलेशन निकालेंगे ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, वो kn और bn तक नहीं जाएंगे, kn और bn तक। ये तो इन्फिनिटी हो गया भाई, n तो हमें पता ही नहीं कुछ, तो हमने n की एक वैल्यू मान लेंगे, हमने मान ली वो 3, हमने n की एक वैल्यू मान ली 3 मान ली भाई, हम 3 तक ही करेंगे रिलेशन को, ठीक है, 3 तक, बस 3 तक बहुत है, उससे ज्यादा मत, k4 तक चले जाना, मैक्सिमम k4 तक, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि 3 तक ही जाना, आपके बुक्स में भी k3 तक ही करवाया हुआ रिलेशन को, ठीक है। तो आप कीजिए भाई रिलेशन बिटवीन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कीजिए भाई, रिलेशन करते हैं। देखिएगा अब रिलेशन क्या होता है भाई, इनके बीच में रिलेशन होता है k1 इंटू k2 इंटू k3, ये इनका रिलेशन होता है, जो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और जो हमारा ये आता है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और जो हमारा क्या आएगा भाई स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में जो हमारा रिलेशन होता है ना, वो रिलेशन ये निकल के आता है। वो रिलेशन क्या निकल के आता है, बीटा 3, ये बीटा 3 तो यूज करेंगे। हमको क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन देखना है, किसके बीच में भाई, हमारा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैंने क्या किया, मैंने बीटा 3 ले लिया, क्या बीटा 3, और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के जितने भी स्टेप थे ना उसमें k3 तक ले लिया। क्या किया हमने, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन देखना है। तो मैंने क्या किया, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट में मैंने बीटा 3 ले लिया, और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में जितने भी k3 तक थे ना, बीटा 3 लिया ना यहाँ पर, तो हमने स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में क्या किया, k1 k2 k3 को मल्टीप्लाई कर दिया। याद रखिए क्या किया मैंने, k1 k2 k3, बिकॉज मैंने ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट कौन सा लिया है, b4 लिया। अगर मैं यहाँ पर b4 लेता, सॉरी b3 लिया है, अगर मैं यहाँ पर b4 लेता तो भाई मेरे स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट मेरे को कितने लेने पड़ते, k1 k2 k3 k4। बीटा 5 लेता तो कितने लेने पड़ते हैं, k1 से k5 तक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बीटा 3 को लिया है, इसलिए मैंने स्टेप ले लिए भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कितने, 3 स्टेप ले लिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा k1 क्या आया था, मेरा जो k1 था वो क्या आया था भाई, क्या आया था, वो मल्टीप्लाई करना है ना, मेरा k1 क्या आया था। और वैसे तो आपको एक चीज बताता हूं मैं, सुनिएगा ध्यान से, आप ध्यान से सुनिएगा, हमारा k1 क्या था, पहले इसको ही कर लेते हैं। k1 क्या था भाई, हमारा k1 निकल के आया था भाई मेरा, आपको पता ही होगा ml डिवाइडेड बाय m एंड l, ये निकल के आया था ना। बस इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार, ml2 डिवाइडेड बाय ml एंड l, और k3 क्या था, ml3 डिवाइडेड बाय ml2, ये था भाई। अब इसमें आपको ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालना है, आखिरकार ओवरऑल जो हमारा फॉर्मेशन कांस्टेंट आएगा बीटा 3 वो क्या आएगा, देखिएगा निकालिए। ml से ml कैंसिल हो गया भाई,
Ml2 से Ml2 कैंसिल हो गया भाई। अब बचा क्या हमारे पास बचा भाई Ml3। ऊपर क्या बचा है? Ml3 बचा है। नीचे देखिए, नीचे क्या क्या बचा भाई? नीचे बचा भाई M और क्या बचा भाई? L। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? L3। ये हमारे पास ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट आ गया बीटा 3। ये हमारे पास ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट आ गया। इसी ये क्या है भाई? रिलेशन बिटवीन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम, स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमारा रिलेशन आ गया किस चीज का भाई? किस चीज का रिलेशन आ गया? रिलेशन आ गया भाई किस चीज का? ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो ये किस प्रकार निकला है भाई? ये जो रिलेशन है किस चीज से निकला है? जब हमने K1 इंटू K3 इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 को मल्टीप्लाई किया, उस टाइम पे ये हमारा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट फाइंड आउट हुआ। कब भाई? जब मैंने K1 इंटू K2 इंटू K3 को मल्टीप्लाई किया ना, फिर हमारा जो है बीटा 3 जो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो फाइंड आउट हुआ। क्या? हमारा ओवरऑल जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो क्या हुआ? फाइंड आउट हुआ। तो अब हमें क्या देखना है भाई यहाँ पर? अब हमने यहाँ पर क्या देखना है? तो हमारा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है भाई बीटा 3? क्या रिलेशन आया? K1 इंटू K3, K1 इंटू K2 इंटू K3, ये आया ना? यही तो आया मेरा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। जब मैंने K1 इंटू K2 इंटू K3 को मल्टीप्लाई किया तो ही तो मेरा बीटा 3 आया। ये ML3 डिवाइडेड बाय M एंड L का 3, ये तभी तो आया मेरा, तभी आया ना। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? अब मैं इसका लॉग करूंगा। अब मैं इसको लॉग कर दूंगा। लॉग करके क्या आएगा भाई? ये जब मैं इसको लॉग करूंगा तो क्या आएगा? log K1 प्लस log K2 प्लस log K3, ये आ जाएगा भाई मेरा। क्या आ जाएगा मेरा? ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो मेरा जो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा? ये देख लो, आप देख सकते हो। आप रिलेशन बिटवीन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो मेरा आएगा वो ये फाइंड आउट हो जाएगा। क्या? ये ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये क्या है भाई? ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ओके, ठीक है भाई। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा आप इस चीज को स्पेशली। तो मैंने क्या करवा दिया भाई आपको? स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड रिलेशन बिटवीन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा, मैक्सिमम ये क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में। और CSIR नेट GRF में जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से, वो मैंने स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के क्वेश्चन कराए कि आपको K1 K2 K3 K4 K5 K6 इनके बीच में ऑर्डर बताना पड़ेगा। किस प्रकार से ऑर्डर में चेंज आ सकता है वो भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। और जो हमारा यहाँ से ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है रिलेशन बिटवीन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड हमारा स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? या तो हमसे लॉग में पूछा जाएगा तो लॉग में बता देना, या फिर हमसे विदाउट लॉग पूछा जाएगा, वो भी आप बता सकते हो क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है वो बीटा 3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3। ठीक है, और क्या होता है लॉग में? लॉग बीटा 3 इज इक्वल टू लॉग बीटा 1 लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3। ठीक है, ओके, ये होता है। ओके, याद रखिएगा इस चीज को, इस चीज को याद रखिएगा। और अगर इसको n टाइप में लिखना चाहूँ, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को n में, n वैल्यू में भी तो लिख सकते हो भाई। वैल्यू कितनी भी हो सकती है, मैंने जब तो लिखवाया था आपको कि बीटा 5 भी ले सकते हैं, बीटा 6 भी ले सकते हैं। तो अगर हम बीटा n का ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखवाए तो क्या आएगा भाई? K1 इंटू K3 इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 एंड Kn, ये ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट हो जाएगा बीटा n के लिए, n टाइप के लिए हो जाएगा। और लॉग बीटा n निकालना हो तो क्या आएगा? लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 और क्या आ जाएगा भाई? प्लस लॉग Kn। बस ये आएगा, और तो कुछ नहीं है ना, बस यही है, यही चीज आएगी और तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है भाई, आइए अब नेक्स्ट करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है ना भाई वो है फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। भाई यहां से आप मोस्ट इंपोर्टेंट नोट डाल के इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स को जल्दी से, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स।
फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए भाई इसको, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके ना जो नेट जेआरएफ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गेट में, टिफर में, एमएससी में, यहां से आते हैं, फैक्टर से क्वेश्चन आते हैं भाई। मैं देखिए पहले बोल दे रहा हूं आपको, फैक्टर अफेक्टिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। एक मिनट रुकिए, फोकस में कोई प्रॉब्लम आई हुई है, एक मिनट रुकिएगा, फोकस नहीं आ रहा अच्छे से, फोकस को सही कर लेते हैं भाई। हाँ अब ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से, किस में से पूछा जाएगा भाई क्वेश्चन? आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो किस में से आएंगे भाई? फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कौन से फैक्टर है भाई स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को जो अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला लिख लीजिए, सबसे फर्स्ट लिखिए भाई, सबसे फर्स्ट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट फैक्टर किस प्रकार अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को? तो सबसे पहले लिखिए लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहला फैक्टर जो होगा कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसमें लिख लीजिए आप लो ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहला जो फैक्टर है भाई ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा है? ऑक्सीडेशन स्टेट में भाई सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो होगा लो स्पिन, लो ऑक्सीडेशन स्टेट भाई। क्या भाई कौन सा होगा? लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहला जो आपका फैक्टर है वो यही है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, या तो -1 या 0 या +1 या +2। इतने तक अगर चार्ज है ना तो हम उसको लो ही बोलते हैं। इतना चार्ज अगर है तो उसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं, सॉरी लो स्पिन नहीं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल, लो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओके, तो याद रखिएगा। तो देखिए अगर हमारा मेटल जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो ना तो वो किन लिगैंड को प्रेफर करेगा? आपको पता है ये चीज, मैंने मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर टाइम बता दिया। क्या क्या बताया था मैंने वहां पर? मैंने वहां पर बताया था अगर मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट लो हो तो वो इस टाइप के लिगैंड के साथ बॉन्डिंग बनाएगा जो कि पाई एक्सेप्टर लिगैंड को, मतलब पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल को कंटेन करके रखता हो। वो इस टाइप के लिगैंड के साथ बॉन्ड बनाएगा जो कि पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल को कंटेन करके रखता हो। इस टाइप का अगर लिगैंड है तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा कौन? हमारा मेटल। ठीक है भाई, मेटल के पास मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, ठीक है, यहां पर, और यहां पर हमारे पास क्या भाई? साइनाइड है। साइनाइड क्या भाई? इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है और एक पाई एंटी स्टार एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, ये कंटेन करके रखता है। ठीक है, ये मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है मोर अमाउंट में। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये यहां पर क्या हुआ भाई? यहां पर क्या हुआ भाई बताइए? पहले तो क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। किस चीज की भाई? पहले तो क्या हुआ भाई? मेटल है ये मेटल का डी ऑर्बिटल, कौन सा भी? डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फील्ड, इलेक्ट्रॉन फील्ड। ये कौन सा भी? एम्प्टी, एम्प्टी, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। सबसे पहले तो क्या होगा भाई? लिगैंड क्या करेगा? अब लिगैंड क्या करेगा भाई? अपने इलेक्ट्रॉन देगा। ये मान लीजिए मैंने यहां पर एग्जांपल ले लिया मैंने साइनाइड का, और ये साइनाइड कंटेन करके रखता है पाई स्टार एंटी ऑर्बिटल्स, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग जो पाई स्टार ऑर्बिटल होता है वही ना। तो सबसे पहले तो भाई क्या करता है? लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन देता है मेटल के कौन से ऑर्बिटल में? मेटल के कौन से ऑर्बिटल में देगा भाई? एम्प्टी डी ऑर्बिटल में, जहां से वो सिग्मा बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या बनेगा भाई? ये इस टाइप से इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या बनाएगा? एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सबसे पहले लिगैंड मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देके एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ओवरलैपिंग करेगा दोनों। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ओवरलैपिंग करके ही तो बॉन्ड बनाता है ना, ठीक है ना, याद रखिए। उसके बाद क्या होगा भाई? मेटल के जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड है, मेटल का जो वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, वो भाई क्या करेगा? वो अपने वो डी इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? लिगैंड के एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल में, इस प्रकार। और यहां पर क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। क्या बनेगा? पाई बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? पाई बैक बॉन्ड, पाई बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग, इसको हम बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग, या फिर इसको क्या बोलते हैं? सिनर्जेस्टिक इफेक्ट, सिनर्जेस्टिक इफेक्ट, सिनर्जिक इफेक्ट या सिनर्जेस्टिक इफेक्ट। ठीक है, ये देख लेना आप, सिनर्जिक इफेक्ट होता है या सिनर्जेस्टिक इफेक्ट, इसको यही चीज बोल देते हैं आप। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, बता देता हूं आपको अभी।
हाँ, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और सिनर्जिक इफेक्ट इस टाइप से बोलते हैं हम इसको, ठीक है, इस इफेक्ट को। तो ये कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है, पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन थे, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो थी भाई, यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो थी, इसीलिए उसने क्या किया, पाई बैक बॉन्डिंग की। अगर हमारे लिगैंड के पास पाई स्टार ऑर्बिटल नहीं होता तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, क्योंकि भाई मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रिपल्सन करते इन इलेक्ट्रॉन के साथ। ये जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ जाते और ये एक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करने लग जाता तो उस टाइम में इलेक्ट्रॉन है ना ये अपने रिपल्सन दिखाते इलेक्ट्रॉन के साथ, इन लिगैंड के साथ ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन शो करते और रिपल्सन शो करके इनकी हाई एनर्जी कर देते इसकी। जैसे कि लिगैंड आया यहाँ पर, मैंने आपको बता दिया पहले भी ज्योमेट्री में कि लिगैंड आएगा इस एम्प्टी ऑर्बिटल में, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना तो वो लिगैंड के साथ रिपल्सन करेंगे, ठीक है, लिगैंड के साथ रिपल्सन करेंगे, उसकी एनर्जी हाई कर देंगे, और हाई एनर्जी में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स चला गया तो वो तो अनस्टेबल होगा वो तो यहाँ पर वही होगा कि जब अगर लिगैंड के पास पाई स्टार ऑर्बिटल होगा तो भाई वो जो डी ऑर्बिटल है वो इसके साथ रिपल्सन नहीं करेंगे, वो डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे, वो पाई स्टार ऑर्बिटल में चले जाएंगे। जो डी इलेक्ट्रॉन है वो इन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा जो ओवरलैपिंग करके बना है उस इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन ना करके वो इलेक्ट्रॉन पाई स्टार एंटी ऑर्बिटल में चले जाएंगे जो कि लिगैंड का है। तो इसी कारण मैं बोल रहा हूं अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट का हमारा मेटल है तो वो उसी लिगैंड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और स्टेबिलिटी का बॉन्ड फॉर्म करेगा जिसके पास पाई स्टार एंटी ऑर्बिटल होगा, पाई स्टार एंटी ऑर्बिटल होगा, उसके साथ वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो भाई क्या तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रिक्वायरमेंट है, लिगैंड के पास पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होना चाहिए, पाई स्टार ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए किसके पास, लिगैंड के पास। तो ये रिक्वायरमेंट है, ये एक हमारी क्या है, ये एक हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट है। याद रखिएगा ये एक हमारी क्या है भाई, ये हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि लिगैंड के पास पाई स्टार ऑर्बिटल हो, पाई स्टार ऑर्बिटल हो तो ही लो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल लिगैंड के साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो स्टेबिलिटी पर फैक्टर मतलब कि कौन से फैक्टर हैं जो फैक्ट करते हैं स्टेबिलिटी पर, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पर, ठीक है, जो स्टेबिलिटी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पर कौन सा फैक्टर है, सबसे पहला लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पर भी कुछ एक एक्सेप्शनल केस है, यहां पर भी कुछ एक एक्सेप्शनल केस है जो कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद भी बॉन्ड बना लेते हैं, किसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, साइनाइड के साथ एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कौन सा एक्सेप्शनल केस, वो Fe3 पॉजिटिव एंड Mn3 पॉजिटिव, ये क्या करते हैं भाई, ये साइनाइड Cn नेगेटिव इसके साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं बिकॉज साइनाइड एक बेटर सिग्मा डोनर भी है। याद रखिएगा हमारे मेटल जो भी है ना लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, Fe2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, ठीक है, और कौन सा कॉपर 2 पॉजिटिव, और कौन सा हो सकता है भाई, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव। तो ये क्या बोल रहा हूं मैं इसमें क्या बोल रहा हूं आपको, जो हमारे लो ये नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव तो कैसे होएगा भाई, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव तो एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेगा, लेकिन उसको भी बोल सकते हैं हम क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो है ना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, वो मेटल जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन करके रखते हैं वो तो पाई स्टार ऑर्बिटल कंटेन करने वाले लिगैंड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। लेकिन एक दो हमारे पास ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं जो कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के बाद भी साइनाइड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद भी साइनाइड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। वो कौन से भाई, Fe3 पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव। क्यों बनाते हैं ये, क्योंकि साइनाइड एक बेटर सिग्मा डोनर भी है, साइनाइड एक बेटर सिग्मा डोनर भी है, इसीलिए जो Fe3 पॉजिटिव Mn3 पॉजिटिव साइनाइड के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है साइनाइड के साथ Fe3 पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव की। तो ये चीज याद रखना, बस ये चीज आप याद रखना सभी, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन चल रहे हैं एक प्रकार से, यहां से ही आपके क्वेश्चन सोल्व आउट होंगे, ध्यान रखना आपके जो भी क्वेश्चन है वो यहां से ही सोल्व आउट होने इन क्वेश्चन से, तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना, पहले बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है भाई, सेकंड नंबर पे क्या आएगा भाई, सेकंड नंबर पे आएगा बी, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा भाई, लो ऑक्सीडेशन स्टेट का तो मैंने आपको बता दिया, क्या बताया भाई लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैंने भाई आपको लो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो एक चीज बता दी, और वो चीज क्या थी कि जब अगर हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल का लो होगा तो वो उस लिगैंड के साथ बॉन्डिंग करेगा जो पाई स्टार ऑर्बिटल को कंटेन करके रखेगा। किसको, पाई स्टार, किस चीज को भाई, ध्यान दीजिएगा, किसको,
पाई स्टार ऑर्बिटल को जो कंटेन करके रखेगा। लेकिन जो मेटल हमारा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जैसे कि 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव, ठीक है, इस टाइप से जो होगा वो किस टाइप के लिगेंड के साथ बॉन्डिंग बनाएगा बताइए। तो मैं आपको बता देता हूं, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या होता है, जो हमारे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल होते हैं ना, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल, वो मैक्सिमम आप देखना ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। लिख लीजिएगा, पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि इनमें थर्मोडायनेमिक स्टेबल कौन होगा सबसे ज्यादा, यहां पर अब क्वेश्चन बनने वाले हैं, दिखाऊंगा आपको। आपने सबसे पहला फैक्टर तो कर चुके हैं, कौन सा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट का। वो क्या करेगा, वो पाई स्टार एंटी ऑर्बिटल के साथ ही बनाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस होता है Fe3 पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव, जिनके साथ वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, क्योंकि साइनाइड जो है बेटर सिग्मा डोनर भी है। लेकिन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है कि जो हमारे मेटल है ना, वो मैक्सिमम जो बॉन्डिंग होती है उनकी किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम उनकी बॉन्डिंग होती है। जैसे कि आपने देखा होगा ये क्या होता है भाई, VO4 3 नेगेटिव, देखा है ना आपने, और क्रोमियम O4 क्या होता है 2 नेगेटिव, यही था ना, क्रोमियम O4 2 नेगेटिव, और क्या था, मैग्नीशियम O4 नेगेटिव। ये आपने एग्जांपल देखे होंगे, ये सभी एग्जांपल आपने फाइंड आउट किए होंगे भाई, ये एग्जांपल आपने देखे हैं ना। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर बहुत हाई है। वैनेडियम की कितनी थी, 5 पॉजिटिव, क्रोमियम की कितनी थी भाई, 6 पॉजिटिव, मैग्नीज की कितनी थी, 7 पॉजिटिव, और वो तीनों के तीनों ही जो है ऑक्सीजन के साथ बाउंड है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स को फाइंड आउट कर रहे हैं O2 नेगेटिव के साथ। किसके साथ, O2 नेगेटिव, ऑक्साइड के साथ बाइंड होके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हम यही चेक करते हैं कि जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी हाई होगी, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जब हाई होगी, तो वो मैक्सिमम ऐसे लिगैंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहेगा जो कि क्या हो, बता देता हूं आपको, जो कि क्या हो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, और जो अच्छे से मतलब इलेक्ट्रॉन देके अपना बॉन्ड तो बना ले, लेकिन पूरी तरह अपने ऑर्बिटल को शेयर ना करे, पूरी तरह अपने ऑर्बिटल को मेटल के ऑर्बिटल के साथ पूरी तरह कंप्लीटली शेयर ना करें। क्योंकि बिकॉज उससे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही रहेगी जितनी थी। सुनिएगा ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, हम हमारे जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो मेटल हैं वो इस टाइप के लिगैंड के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे जो कि थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगैंड हो। बिकॉज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगैंड होगा ना, तो वो अपने ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, लिगैंड के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन, वो कंप्लीटली शेयर नहीं करेगा। किस चीज को, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में शेयर करके बॉन्डिंग बना लेगा सही से। एक आयोनिक मतलब कि थोड़ा वहां पर आयोनिक नेचर होगा, वहां पर आयोनिक नेचर होगा, कंप्लीटली उसको शेयर नहीं करेगा, जिसके कारण क्या होगा भाई, शेयर करके बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन वो लिगैंड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट को शो करेगा, जिसके कारण क्या होगा, मेटल पर जो हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेटल पर जो हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कि वो कम नहीं होगी। अगर मेटल को मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए, कोई बेटर डोनर ग्रुप होगा तो भाई इसकी पॉजिटिव 5 है, और कोई बेटर डोनर ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा और इस मैटर को जल्दी से क्या करेगा, पॉजिटिव 4 में चेंज कर देगा। तो यहां पर क्या हुआ, इसकी एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट थी भाई मेटल की, और वो चेंज हो गई, तो कॉम्प्लेक्स सीधी सी बात है ना, वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट थी हाई और वो चेंज होगी लो में। तो कॉम्प्लेक्स यहां पर क्या होगा, जो मेटल है वो अनस्टेबल में चेंज होगा, क्योंकि वहां पर मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का नेचर शो करता है भाई, ठीक है, मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर शो नहीं करता, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ये कम नहीं करवाएगा, ज्यादा करवा सकता है, लेकिन यहां पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट तो कम हो रही है भाई। तो इसीलिए यहां पर इस टाइप के लिगैंड ही बॉन्ड बनाएंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इस टाइप के कॉम्प्लेक्स की ज्यादा होगी, जहां पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगैंड अपना बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिएगा मेरे पास भाई एक रिएक्शन है, देखिएगा आप, VF5 और VI5। तो आप ये बताइए यहां पर दोनों में कौन सा स्टेबल है भाई, कौन ज्यादा स्टेबल है, VF5 या VI5? तो बताइए, मैं आपको रीजन बताता हूं यहां पर कौन, VF5 इज मोर स्टेबल, VF5 की जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है देन VI5 से। याद रखिएगा, जो हमारा VF5
जो हमारा VF5 वैनेडियम पेंटाफ्लोराइड जो है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है वैनेडियम पेंटा आयोडाइड से, ठीक है, आयोडाइड से ज्यादा है। क्यों है भाई, क्यों है, इसका रीजन सुनिए। हमारे वैनेडियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 5, ठीक है, यहां पर, और यहां पर वैनेडियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 5। जो हमारा I है, जो हमारा I नेगेटिव, और यहां पर जो है फ्लोरीन नेगेटिव। तो आप बताइए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, आयोडीन या फ्लोरीन? तो भाई आयोडीन मतलब जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन आयोडीन से। तो भाई आयोडीन क्या करेगा, आयोडीन एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। आयोडीन इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। वो किसी को भी जल्दी से रिड्यूस कर देता है, वो जल्दी से किसी को भी रिड्यूस कर देगा। क्यों? क्योंकि वो बेटर सिग्मा डोनर है भाई, ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। और जो अपने इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी डोनेट कर देगा वो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस पर अफेक्ट करेगा, क्योंकि उसके बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन मिल गए भाई उसको, उसने बहुत जल्दी सारे जितने भी इसके पास इलेक्ट्रॉन थे वो डोनेट कर दिए। जितने क्या, उसको एक इलेक्ट्रॉन, आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है ना। तो आयोडीन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है बहुत जल्दी शेयर कर देगा उसके पास, वैनेडियम के पास बहुत जल्दी शेयर कर देगा आयोडीन, ठीक है। अभी यहाँ पर आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, कंप्लीट है, यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है, ऑक्टेट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और कंप्लीट करेगा खुद की, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ना इस इलेक्ट्रॉन को देकर, मतलब 7 है अभी, और इलेक्ट्रॉन देके ऑक्टेट को कंप्लीट करता है इसके साथ शेयरिंग पेयरिंग करके। अभी 1 मिनट रुकिएगा। आयोडीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव मतलब का, आयोडीन नेगेटिव मतलब क्या है, आयोडीन नेगेटिव मतलब क्या है भाई, आप बताइए मेरे को जल्दी। आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, आयोडीन नेगेटिव मतलब क्या है कि भाई इसमें 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यही होता ना। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन, मतलब कि इसके ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग बनाएगा, किसी के साथ शेयरिंग पेयरिंग करेगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा क्या करेगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। लेकिन इसके पास अभी नेगेटिव चार्ज है, आयोडीन के पास अभी क्या है भाई, अभी नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर सकता है। आयोडीन के क्या, जनरली आयोडीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो यहां पर कंप्लीट है इसका, इसका कंप्लीट है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे के किसी के साथ बॉन्ड बना लेगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसको। लेकिन अब इफेक्ट क्या होगा, अब इफेक्ट मेटल पर होगा भाई, मेटल पर, क्योंकि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है जो वो लो हो जाएगी एकदम में, वो एकदम में यहां पर क्या होगी, वो लो होगी। वो जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई वो क्या होगी, लो हो जाएगी, बिकॉज आयोडीन जो है ना वो बैटर डोनर है। आयोडीन जो है वो क्या है, बैटर डोनर है। इससे क्या होगा, वैनेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है ना, वो या तो 4.7 4.8, कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट इतना नहीं आता, लेकिन पार्शली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना हाई, इसको अफेक्ट करता है, इस ऑक्सीडेशन स्टेट को अफेक्ट करता है कि इसको लो करता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है बहुत जल्दी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ठीक है। जिसके कारण ये जो Vi5 जो बनेगा वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, बिकॉज वो ऑक्सीडेशन स्टेट को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन नेगेटिव, वो फ्लोरीन नेगेटिव क्या है भाई, वो फ्लोरीन नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन इतनी इजिली नहीं देगा। कॉम्प्लेक्स तो बना लेगा Vi5, मतलब VF5 कॉम्प्लेक्स तो बना लेगा, लेकिन इतनी जल्दी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। जिसके कारण यहां पर क्या होगा, इतनी जल्दी बेटर सिग्मा डोनर ना होने के कारण, फ्लोरीन बेटर सिग्मा डोनर ना होने के कारण ये जो पॉजिटिव 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ये पॉजिटिव 5 में ही रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मेटल की पॉजिटिव 5 में ही रहेगी, और एक मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा। तो स्टेबल कौन सा होगा भाई, जहां पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कोई अफेक्ट नहीं होगी, वो हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो याद रखिएगा, इस टाइप से यहां पर हम हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में O2 नेगेटिव और फ्लोरीन नेगेटिव के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, क्योंकि F नेगेटिव और O2 नेगेटिव दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाई F नेगेटिव और उसके बाद O2 नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं हाई, ठीक है। तो इसीलिए मैक्सिमम हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल F नेगेटिव और O2 नेगेटिव के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये लिगेंड क्या करते हैं भाई, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। क्या, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, याद रखिएगा इस चीज को, ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो चलिए भाई, टाइम हो चुका है, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इसके, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ओके, चलिए बाय।